Hello everyone, welcome to Youth Engineers Academy. My name is YK Rastogi. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। लास्ट में मैंने जो आपको टॉपिक बताया था वो था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 आई थिंक। ठीक है, और इसका नाम है इलास्टिक कांस्टेंट्स। सो इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पॉइजन्स रेशियो के बारे में भी बात करेंगे, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि स्ट्रेन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। ठीक है, एक आपका हो गया टेंसाइल स्ट्रेन, है ना, जो कि इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। दूसरा स्ट्रेन होता है कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होता है? डिक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। नेक्स्ट होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। उसके बाद में लास्ट था सी इज द स्ट्रेन विच इज कॉज्ड बाय द शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन डेवलप होता है इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो ये 4 स्ट्रेन्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको शायद उस समय ये बताया भी होगा कि हम लोग कुछ और स्ट्रेन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये वो चैप्टर है जहां पर हम लोग 2 नए स्ट्रेन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से स्ट्रेन्स हैं उनके बारे में देखिए। सबसे पहला स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडिनल और लीनियर स्ट्रेन। हिंदी में हम इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति या रेखीय विकृति। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा हो कि लॉन्गिट्यूडिनल है तो कुछ लेंथ से रिलेट करेगा, तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। लॉन्गिट्यूडिनल से इसका मतलब बिल्कुल भी लेंथ से नहीं है, तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज ये है, आप कोशिश करिए कि लॉन्गिट्यूडिनल आप इसके बारे में बताइए, मतलब पढ़िए ही नहीं, आप सिर्फ पढ़िए लीनियर स्ट्रेन इसे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगा कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है वो लेंथ के अलॉन्ग होता है, ऐसा कुछ नहीं। लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? तो अगर किसी बॉडी के ऊपर हमने लोड लगाया हुआ है उसे डिफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो लोड की डायरेक्शन में, लगाए गए लोड की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होता है उस स्ट्रेन को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल या फिर लीनियर स्ट्रेन। लगाए गए लोड की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होता है दैट स्ट्रेन इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन। अब ये जो लीनियर स्ट्रेन है ये आपका टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करता है किस पे? किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ फोर्स के ऊपर या नेचर ऑफ लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये टेंसाइल, मतलब लीनियर स्ट्रेन जो है वो टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले एक बॉडी देखिए आप। ठीक है, सबसे पहले हम एक बॉडी बनाते हैं। यहाँ पे ये एक बॉडी है,
मैं 3 डायमेंशनल व्यू इसका ले रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। सो इसकी लंबाई जो है वो L है, इसकी जो विड्थ है वो B है, इसकी जो डेप्थ है वो D है। तो ये आपका एक बॉडी है जिसका हमने 3 डायमेंशनल पिक्चर यहां पे बना दिया है। लेंथ है L, विड्थ है B और डेप्थ है D। अब सपोज करिए कि आपने जो लोड लगाया है वो लोड है ये P, ये लोड आपने P यहां लगाया हुआ है। तो एक बार कमेंट करके बताइए कि जो लोड P है वो L, B और D इनमें से किसकी डायरेक्शन में आ रहा है? एक बार कमेंट करिए। जो लोड लगाया गया है वो किसकी डायरेक्शन में है? लेंथ की डायरेक्शन में है, विड्थ की डायरेक्शन में है या फिर डेप्थ की डायरेक्शन में है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए, इसमें तो टाइम भी नहीं लगना है, कोई बहुत टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कुछ बहुत टाइप नहीं करना। आप बस इतना टाइप कर दीजिए L और B और D, सिर्फ एक लेटर आपको टाइप करना है, चाहे L टाइप कर दीजिए चाहे B टाइप कर दीजिए, बिल्कुल सही है। लेंथ के, तो यहां पर जो लोड हमने लगाया है वो लेंथ की डायरेक्शन में है। किसकी डायरेक्शन में है? लेंथ की डायरेक्शन में। तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, here load is in the direction of लेंथ। लोड किसकी डायरेक्शन में है? लेंथ की डायरेक्शन में। तो डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल क्या है? दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेन, दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो इस लोड की वजह से क्या होगा, इसकी लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी, है ना। ये फोर्स कैसा लग रहा है, ये लोड कैसा लग रहा है? टेंसाइल लोड लग रहा है। तो टेंसाइल लोड की वजह से इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा और जिसके कारण टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेन है डेल्टा एल अपॉन एल, ये आपका क्या कहलाएगा? दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, लोड की डायरेक्शन में ये स्ट्रेन है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे लीनियर स्ट्रेन। क्या कहेंगे? लीनियर स्ट्रेन। ये स्ट्रेन कहलाएगा लीनियर स्ट्रेन। लेकिन सिर्फ लेंथ तो नहीं बढ़ने वाली। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज करो ये मार्कर है, इसी को पकड़ के अगर खींच देंगे तो लंबाई तो बढ़ेगी, बट डायामीटर क्या हो जाएगी? क्योंकि ये सर्कुलर है ना, तो इसलिए डायामीटर क्या हो जाएगी? इसकी डायामीटर कम हो जाएगी और लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब लंबाई बढ़ेगी तो B और D में भी परिवर्तन होगा, है ना। मतलब B फिर इतना B नहीं होगा, D फिर इतना D नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें जो स्ट्रेन होगा, इन डायरेक्शंस में जो स्ट्रेन होगा, चाहे वो डेल्टा B अपान B हो और चाहे वो डेल्टा D अपान D हो, ये स्ट्रेन किस डायरेक्शन में है? ये स्ट्रेन है अप्लाइड लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दिस इज द स्ट्रेन, दिस इज द स्ट्रेन इन द perpendicular direction of applied load, अप्लाइड लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो होगा डेल्टा B अपान B और डेल्टा D अपान D। ये दोनों स्ट्रेन्स क्या कहलाएंगे? इन्हें हम लोग कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। इन्हें क्या कहा जाता है? लेटरल स्ट्रेन कहा जाता है। तो जो दूसरा स्ट्रेन आने वाला है पिक्चर में, एक तो आपका आ गया लीनियर स्ट्रेन और दूसरा स्ट्रेन जो आने वाला है वो है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल को कहते हैं पार्श्व विकृति। लेटरल स्ट्रेन का मतलब होता है पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति, ये आपका आ जाएगा लेटरल स्ट्रेन। तो यहां पर लेटरल स्ट्रेन क्या होंगे? तो इस कंडीशन में
जबकि लोड लेंथ की डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो लेंथ की डायरेक्शन का जो स्ट्रेन होगा वो लीनियर स्ट्रेन कहलाएगा, और बाकी दोनों स्ट्रेस जो है, चाहे डेल्टा बी अपान बी हो या डेल्टा डी अपान डी हो, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे लैटरल स्ट्रेन। इन्हें कहा जाएगा लैटरल स्ट्रेन। कहानी अभी यहीं पे खत्म नहीं होती है, ठीक है। अब एक और केस देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। लगाए गए लोड की डायरेक्शन में जो विकृति होगी, जो स्ट्रेन होगा, वो लीनियर स्ट्रेन कहलाएगा, और लगाए गए लोड के परपेंडिकुलर दिशा में, लंबवत दिशा में जो स्ट्रेन होगा, जो विकृति होगी, उसे हम लोग कहेंगे पार्श्व विकृति या फिर लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में एस टाइप कर दीजिए, ठीक है। ओके, अब मैं एक और केस ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं एक और केस लूंगा और उस केस से हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। इसको मैं यहां तक ले जाता हूं, या बिल्कुल यहां तक कर देता हूं, हटा ही देता हूं पिक्चर्स में। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक बॉडी बनाई है, ये बॉडी है, ठीक है। एक लोड तो मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, इसको मैंने नाम दिया P1। एक लोड मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, इसको मैंने नाम दिया P2, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही हैं, ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये डेप्थ है, ठीक है। क्लियर है ना। एक बॉडी मैंने लिया हुआ है जिसके ऊपर मैंने दो डायरेक्शंस में लोड लगाए हुए हैं। एक डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में या लेंथ की डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है P1, और P2 लोड लगा हुआ है किसकी डायरेक्शन में, डेप्थ की डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर इधर से भी एक लगा दें, मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, विड्थ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। फिलहाल अभी दो का केस, अभी जो है वो दो का केस देखते हैं। तो हमें क्या पता करना है कि लीनियर स्ट्रेन कितना होगा। अब यहां पर तो केस फंस गया ना, क्योंकि लोड तो आपने दो डायरेक्शंस में लगा रखे हैं, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, एक एल की डायरेक्शन में और एक डी की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले P1 की बात करेंगे, सबसे पहले लोड P1 की बात करते हैं। सबसे पहले लोड P1 की बात करते हैं। लोड P1 के केस में जो लीनियर स्ट्रेन होगा, वो होगा डेल्टा एल अपान एल, क्योंकि लोड किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, लोड P1 किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, लेंथ की डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे डेल्टा एल अपान एल को। अच्छा, बकाया दोनों को क्या बोलेंगे, बकाया दोनों को बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। दोनों को क्या बोलेंगे, लैटरल स्ट्रेन। कौन, डेल्टा बी अपान बी और डेल्टा डी अपान डी, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे लैटरल स्ट्रेन। अब मेरे को ये दूसरा लोड ले रहा हूं, लोड P2। लोड P2 के केस में, लोड P2 किसकी डायरेक्शन के अलोंग लगा हुआ है, डी की डायरेक्शन के अलोंग लगा हुआ है, तो डी में जो स्ट्रेन होगा वो लीनियर होगा और बकाया दोनों क्या होंगे, लैटरल हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब लीनियर स्ट्रेन लोड P2 के केस में जो लीनियर स्ट्रेन होगा, जो लीनियर स्ट्रेन होगा वो होगा डेल्टा डी अपान डी, और लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, वो हो जाएगा डेल्टा एल अपान एल और डेल्टा बी अपान बी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे लैटरल स्ट्रेन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। यहां से बात क्लियर हो जाती है कि अलग अलग अगर हम लोग देखेंगे तो अलग अलग, अभी ये केस कराऊंगा, इस केस में मैं आपको हर एक डायरेक्शन में आपको स्ट्रेन निकलवाऊंगा, वो केस अलग हो। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि लीनियर स्ट्रेन का मतलब ये नहीं है कि डेल्टा एल अपान एल,
है ना, कहीं पर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं नहीं होगा, है ना, जहां भी लेंथ के अलॉन्ग लोड लगा होगा वहां पर आपका लीनियर स्ट्रेन होगा डेल्टा एल अपान में। अच्छा, यहां पर क्या है, यहाँ डेप्थ के अलॉन्ग लग रहा है P2, तो इसलिए लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा डी अपान डी, और बाकी के दोनों जो हैं वो कहलाएंगे लैटरल स्ट्रेन। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि लीनियर स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन क्या होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत ही सरल शब्दों में, लगाए गए लोड की दिशा में जो स्ट्रेन होता है वो लीनियर स्ट्रेन कहलाता है, और लगाए गए लोड के परपेंडिकुलर दिशा में जो स्ट्रेन होता है उसे हम लोग कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो आई थिंक ये बात बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अगर एक और केस ले लेते हैं, ठीक है, चलो इसी में ले लेते हैं, यहां पर एक लोड ले लेते हैं, ये लोड है P3, इस तरफ भी लोड आ गया P3। ये लोड मैंने ना इस डायरेक्शन में लगाया है, बी की डायरेक्शन में, दिस लोड इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो अगर मैं लोड P3 की बात करूंगा, लोड P3 की बात करूंगा, तो जो लीनियर स्ट्रेन होगा, जो लीनियर स्ट्रेन होगा वो हो जाएगा डेल्टा बी अपान बी, और बाकी के दोनों जो स्ट्रेन है, बाकी के दोनों जो स्ट्रेन है वो हो जाएंगे लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपान एल और डेल्टा डी अपान डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, लैटरल स्ट्रेन हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, और ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये क्लियर होना बहुत ही अधिक जरूरी है कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि लगाए गए लोड की दिशा में जो विकृति होती है वो रेखीय विकृति कहलाती है या अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है, लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल कहलाती है। लॉन्गिट्यूडिनल को थोड़ा अवॉइड करिए, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल में थोड़ा सा लेंथ निकल के आ रहा है लॉन्ग, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, लीनियर बोलिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे पॉइजन्स रेशियो की। देखिए, पॉइजन्स रेशियो जो है इसे दो चीजों से डिनोट करते हैं, एक तो म्यू से डिनोट करते हैं जो कि मैं बहुत ज्यादा करता हूं, ठीक है, और एक 1/m से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्यों करते हैं मुझे उतना आइडिया नहीं है कि 1/m से करने का क्या सेंस है, लेकिन पॉइजन्स रेशियो को 1/m से भी डिनोट किया जाता है। और आपको एक चीज बताऊं कि एसएससी जेई वाले ना ये 1/m वाला बहुत अच्छा पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो मैं जहां कहीं भी म्यू का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा तो वहां पर म्यू के टर्म्स में भी बताऊंगा और 1/m के टर्म्स में भी बताऊंगा, स्पेशली जहां से पूछा जाता है। सभी जगह पर तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जहां जहां पर पूछा जाता है वहां वहां पर 1/m से भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जनरली एसएससी जेई में पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो 1/m लेके चलते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ सिंप्लिसिटी की वजह से होता हो। सिंप्लिसिटी की वजह से क्यों, जैसे म्यू की वैल्यू सपोज करो 0.25 हो, 0.25, तो दैट मीन्स कि 1/m की वैल्यू कितनी है, 0.25, दैट मीन्स कि m की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये 0.25 है, कहीं भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, थोड़ा सा मतलब वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी ला देगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है ना, बट m अगर 4 लिख लेंगे, जहां जहां m आएगा वहां वहां 4 लिख लेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए ये ऐसा किया जाता होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग वापस लौटते हैं म्यू। सब कुछ आपको पता है, एवरीथिंग एवरीथिंग इन द सोम इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। सब कुछ सोम में कहाँ है, विद इन द इलास्टिक लिमिट के अंदर है। मतलब हम जो भी बॉडी लेंगे उसमें डिफॉर्मेशन सिर्फ उसी हद तक किया जाता है जहां तक डिफॉर्मेशन रिटर्न हो सके, लोड हटाने पर बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर सके, वहीं तक हम लोग क्या करते हैं, वहीं तक बॉडी को डिफॉर्म किया जाता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में नहीं जाते हम लोग। ठीक है, तो पूरी सोम आपकी कहाँ पे, इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो यहाँ पर भी बात कर सकते हैं पॉइजन्स रेशियो में। पॉइजन्स रेशियो में हम क्या बोल सकते हैं कि विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ lateral strain to linear strain,
is constant and this constant is known as Poisson's ratio and this constant is known as Poisson's ratio। तो Poisson's ratio एक बार मैथमेटिकल फॉर्म में जरा हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज अ Poisson's ratio। तो विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की लिमिट के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो जो लैटरल स्ट्रेन होता है और लीनियर स्ट्रेन, इनका जो रेशियो होगा दैट रेशियो इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो। इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं? पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो। सो लैटरल अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर लैटरल स्ट्रेन आता है, लीनियर स्ट्रेन आता है। कई बार क्या करता है ना, एग्जाम में आपसे पॉइजन्स रेशियो पूछा, 4 ऑप्शन क्रिएट कर दिए, कहीं स्ट्रेस लिख रहा है, कहीं स्ट्रेन लिख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो 2 सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो स्ट्रेन की वैसे भी कोई यूनिट नहीं होती है और 2 स्ट्रेन्स हैं। ठीक है, ऊपर लैटरल स्ट्रेन है, नीचे लीनियर स्ट्रेन है। अगर कोई यूनिट होती भी तो वो कैंसिल हो जाती, फिलहाल तो कोई यूनिट होती नहीं है। तो पॉइजन्स रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा वो है, तो फिलहाल ये तो हम लोग कर ही लेते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू, पॉइजन्स रेशियो को मैं म्यू से लिख रहा हूँ, कहीं पे जरूरत पड़ेगी वहां पर हम 1/m भी लिखेंगे। तो म्यू इज इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है, और वो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आना है, जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसके नीचे तो 1 है, ठीक है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? लैटरल स्ट्रेन दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू लीनियर स्ट्रेन। यही होगा। ठीक है, ये जो 1 वाला है ये मैं हटा देता हूं यहाँ पर, क्योंकि मैंने फार्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए बस मैं आपको कैलकुलेशन दिखाना चाह रहा था, कैलकुलेशन कैसा होता है, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो म्यू इज इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तो आ गया लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू लीनियर स्ट्रेन। अब अगर आप देखिए ध्यान से, तो म्यू क्या है? म्यू तो एक कांस्टेंट है। म्यू क्या है? कांस्टेंट। ये तो डिफिनीशन में है, पॉइजन्स रेशियो के डिफिनीशंस में, कि विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी द रेशियो ऑफ लैटरल टू लीनियर स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो। क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि लैटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्ट्रेन। ऐसा लिखा जा सकता है ना। जब भाई आप अगर प्रोपोर्शनल का साइन बना देंगे यहाँ पे, तो उस प्रोपोर्शनल को साइन को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक कांस्टेंट ही लगाते हैं। भाई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद में, इक्वालिटी में बदलने के बाद आप क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट का साइन लगा देते हैं। कांस्टेंट लगा देते हैं तो ये कांस्टेंट ही तो है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन एक दूसरे के सीधे समानुपाती हो गए। अब बताइए मुझे, अगर मैं इस रॉड के ऊपर, ये जो रॉड के नुमा मेरे पास मार्कर है, उसके ऊपर अगर मैं लेंथ के अलोंग लोड लगाता हूं, ठीक है, इसमें 2 डायमेंशन है, एक लेंथ है और एक डायामीटर है। ठीक है, तो अगर मैं लेंथ के अलोंग लोड लगाता हूं तो इसकी लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी, मतलब पॉजिटिव। वृद्धि का मतलब क्या है? प्लस। और इसकी जो डायामीटर होगी उसमें क्या होगी? कमी होगी। मतलब डायामीटर में कमी, मतलब जो स्ट्रेन होगा वो कैसा होगा? निगेटिव स्ट्रेन होगा। कैसा स्ट्रेन होगा? निगेटिव स्ट्रेन होगा। मतलब जब लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, तो डायमीटर क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब लीनियर स्ट्रेन कैसा है? पॉजिटिव। और लैटरल स्ट्रेन कैसा है? निगेटिव।
एक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, एक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये सीधे समानुपाती तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। लेटरल और लीनियर सीधे समानुपाती हो ही नहीं सकते। अगर हमारा लेटरल पॉजिटिव होगा तो लीनियर अगर हमारा लीनियर पॉजिटिव होगा तो लेटरल कैसा होगा, निगेटिव। और अगर हमारा लीनियर नेगेटिव होगा तो लेटरल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो खिचड़ी थोड़ी सी बन गई है, इस खिचड़ी में थोड़ा सा घी डाल दिया जाता है, और घी इज इन द फॉर्म ऑफ ए निगेटिव साइन। एक निगेटिव साइन बस खाली आपको लगाना है, और ये जो प्रॉब्लम आई थी ना, ये प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाती है। तो यहां से आपको मिल जाता है कि लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, तो माइनस साइन indicates that linear and lateral strain are opposite in nature, सपोज करो लीनियर स्ट्रेन हमारा कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। लीनियर स्ट्रेन कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेटरल कैसा हो जाएगा, प्लस। और मान लो लीनियर कैसा है, पॉजिटिव, तो म्यू का तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो ये तो निगेटिव होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो लेटरल आपका कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, एक बार लिख दीजिए ओके या क्लियर। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर निगेटिव वाला नहीं समझ में आया। बिल्कुल सही बात है, नहीं आना चाहिए, पहली बार में तो नहीं आना चाहिए। अब आप यहां से समझिए, लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन एक दूसरे के सीधे समानुपाती हैं, ठीक है। तो ये वाले चीज जो है वो मैं दोबारा ले रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि म्यू, ये तो बाई डिफिनीशन है कि म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। अब आप जरा यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये किसकी लाइन है, किसकी इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। स्लोप का मतलब क्या है, m, ये क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से देखो y अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू m, जो कि लिखा हुआ है कांस्टेंट, ठीक है। तो यही चीज यहां पर भी लिखी हुई है। सपोज करो आप लैटरल स्ट्रेन को y मान लो, लीनियर स्ट्रेन को x मान लो, और म्यू को m मान लो। भाई म्यू भी कांस्टेंट है और m भी क्या है, कांस्टेंट है, तो दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट, ठीक है। अब ये इक्वेशन है आपकी, यहां से आप देखिए कि y जो है वो x के सीधे समानुपाती है, क्यों हम लोग इसको सीधे समानुपाती लिख सकते हैं, क्योंकि समानुपात का चिन्ह जब हटाया जाता है तो क्या ऐड किया जाता है, कांस्टेंट। अगर मुझे लिखना हो कि y इज इक्वल्स टू समानुपाती, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाना हो तो मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू x, और यही कांस्टेंट क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, m x, ये ऐसा करके लिखा हुआ था। तो इसी तरीके से आप यहां भी समझ सकते हैं कि लेटरल स्ट्रेन, ये कह रहा है कि लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन ये एक दूसरे के सीधे समानुपाती हैं। तो जब हम समानुपाती वाला चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगा देते हैं, म्यू लगा देते हैं, तभी तो ये ऊपर वाला निकल के आ जाता है। अब लेकिन लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन एक दूसरे के सीधे समानुपाती हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि अगर एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। एक में अगर कमी हो रही है तो दूसरे में भी क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, तभी तो हम सीधे समानुपाती कहेंगे।
ठीक है, सीधा रिलेशन तो यही होता है। उल्टा रिलेशन होता है कि एक बढ़ रहा हो और एक क्या हो रहा है, कम हो रहा हो, ये कहलाता है इनवर्स रिलेशनशिप, या फिर हम इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, लेकिन चूंकि डिफिनीशन से ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती तो हो नहीं सकते। व्युत्क्रमानुपाती होते तो क्या होना पड़ता है कि लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 लीनियर स्ट्रेन। ऐसा होता तो हम कहते कि ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, तब बात एकदम सही हो जाती। लेकिन अब ये व्युत्क्रमानुपाती है नहीं, तो अगर व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो प्रोपोर्शनलिटी में हम ऐसा क्या करें कि दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। अब ये रॉड है, ये मार्कर है, अगर मार्कर को खींचा जाएगा तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर लंबाई बढ़ेगी तो क्या डायमीटर इतना ही बना रहेगा? नहीं, डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने लंबाई की दिशा में स्ट्रेन जो लगाया, आपने लंबाई की दिशा में लोड लगाकर जो स्ट्रेन डेवलप किया, वो कौन सा स्ट्रेन है? लीनियर स्ट्रेन। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन है? डायामीटर। तो डायामीटर में जो स्ट्रेन आया वो कौन सा स्ट्रेन आया? लैटरल स्ट्रेन आया। ठीक है, लैटरल स्ट्रेन कैसा आया? निगेटिव। क्यों? क्योंकि डायमीटर में कमी हो रही है। लीनियर स्ट्रेन कैसा आया? पॉजिटिव, क्योंकि लेंथ में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। एक पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है? निगेटिव। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव अगर है तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहां से तो ये हो रहा है कि लेंथ भी बढ़ रही है और डायमीटर भी बढ़ रही है, तो लेंथ और डायमीटर दोनों बढ़ नहीं सकते एक साथ। ठीक है, अगर मैं लोड इस दिशा में लगाऊंगा, ठीक है, लेंथ की दिशा में, तो इसकी लेंथ और डायमीटर दोनों नहीं बढ़ सकते एक साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए जो है एक माइनस साइन यहाँ पर लगाया गया है, ये जो माइनस साइन लगाया, और यहाँ पर ये बताया भी जा रहा है कि माइनस साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि लीनियर और लैटरल स्ट्रेन अपोजिट इन नेचर होते हैं। उनका नेचर जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है? अपोजिट होता है। मतलब अगर एक में वृद्धि होगी तो दूसरे में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी आपको समझ में आया या नहीं आया? एक बार कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दीजिए ताकि आगे बढ़ा जा सके। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर आप लिख दीजिए कि नहीं समझ में आया है, फिर से कुछ कोशिश की जाएगी आपको समझाने के लिए। सर पहले फार्मूले में माइनस में क्यों नहीं लिखा गया है? पहले फार्मूले में माइनस में क्यों नहीं लिखा गया है? देखो जो पहला वाला फार्मूला है ना, ये बाई डिफिनीशन है ना, ये जो है वो बाई डिफिनीशन है, और डिफिनीशन किसकी? पॉइजन्स रेशियो की डिफिनीशन है। तो पॉइजन्स रेशियो की डिफिनीशन में ये चीज आ ही नहीं सकती। कैसे आ जाएगी? है ना, वो कैसे लिखेगा, किस तरह से लिखेगा? पॉइजन्स रेशियो, क्योंकि पॉइजन्स रेशियो जो है ये वैल्यू आपकी, मैंने बताया ना कि ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, ये वैल्यू निगेटिव नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन नहीं आया। वरना हम इन दोनों में से अगर किसी में भी निगेटिव लगा दें तो ये बात आ जाएगी, लेकिन इससे म्यू निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू निगेटिव नहीं है। निगेटिव क्या है? अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, और अगर ये पॉजिटिव निगेटिव तो ये पॉजिटिव। बस इतना समझिए। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव जो है वो लैटरल स्ट्रेन हो सकते हैं और लीनियर स्ट्रेन हो सकते हैं। जिसमें वृद्धि हो रही है वो पॉजिटिव, और जिसमें कमी आ रही है ना, वो निगेटिव। ठीक है, म्यू लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा, म्यू आपका नेगेटिव नहीं है, म्यू कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए इस वाले फार्मूले में नेगेटिव रखा गया है। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इस फार्मूले की उपयोगिता क्या है, क्या बेनिफिट है इस फार्मूले की।
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर भी म्यू की जो वैल्यू रखेंगे ना वो पॉजिटिव रखेंगे, बाकी वैल्यूज तो आप निगेटिव रख सकते हो भाई, इन दोनों में कोई तो एक निगेटिव होगा, जैसे ही निगेटिव आएगा वो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो एक बार आप कंप्लीट नोट्स में जाएंगे, जो हैंड रिटन नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्म में आपके ऐप के ऊपर दिए गए हैं, तो वहां पर पूरी टेबल बनी हुई है ना। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस के जो मेटल्स हैं, इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस के जो मेटल्स हैं उन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। मतलब मैं आपको आयरन सीरीज में लेके चलता हूं कि आयरन के लिए, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स, फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ज्यादातर मेटल्स के लिए म्यू की जो वैल्यू होती है वो 0.23 से 0.33 के बीच में लाई करती है। ठीक है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक्सेप्शनल केस है, रबर। ठीक है, रबर के केस में जो म्यू की वैल्यू होती है वो 0.5 होती है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाला है। जहां पर हम इंजीनियरिंग मेटल्स की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग मेटल्स में ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं, इंजीनियरिंग मेटल्स में आप बताओ कौन से मशीन में सोने का कोई पुर्जा लगाया जाएगा या चांदी का कोई पुर्जा लगाया जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए मैंने लिखा है ना मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मैं चांदी और सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन मेटल्स की बात कर रहा हूँ जिन मेटल्स का इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, जिनसे मशीनें बनाई जाती हैं, जैसे कास्ट आयरन हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया जिससे टूल्स बनाए जाते हैं, रॉट आयरन हो गया, ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं। ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में आते हैं वो आयरन बेस्ड मेटल्स होते हैं, और उनका जो म्यू का वैल्यू है, जो पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू है वो 0.23 से 0.3। बाकी एक बार क्या करिएगा ना, आप पूरा टेबल एक बार देख लीजिएगा, टेबल आप अपने एक पेपर पे बना के और अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा भी लीजिएगा। ठीक है, मैकेनिकल के स्पेशली लोगों को म्यू और बहुत ज्यादा नहीं जरूरत है, बस थोड़ा सा क्या होता है ना, सिविल इंजीनियरिंग में भी ये सब्जेक्ट है तो सिविल वालों को पता होना चाहिए कि कंक्रीट का कितना होता है, सिलिका का कितना होता है। ठीक है, तो उन्हें थोड़ा सा मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उनके यहाँ जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं उनका चाहिए होता है, और आपको क्या चाहिए होता है, आपको इंजीनियरिंग मेटल्स का चाहिए होता है। ठीक है, तो यहां समझिए कि एक क्वेश्चन मैं अगर फ्रेम करूं, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करूं कि कास्ट आयरन का जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो कितना होता है, और चार ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूं, चार ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूं। पहला ऑप्शन है 0.24, दूसरा ऑप्शन है 0.235, तीसरा ऑप्शन है 0.25 और चौथा ऑप्शन है 0.26। ठीक है, तो ये मैंने तीन ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन दिए हैं, और इन चारों ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि कास्ट आयरन के लिए, कास्ट आयरन के लिए कितना होता है पॉइजन्स रेशियो। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप ये समझिए कास्ट आयरन इधर होता है और कास्ट आयरन इधर होता है, और माइल्ड स्टील जो है वो आपका इधर होता है। ये हार्ड स्टील है और ये सॉफ्ट स्टील है। ठीक है, हार्ड स्टील का जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो 0.23 के आसपास होगी वैल्यू, 0.23 के आसपास वैल्यू होगी, और माइल्ड स्टील जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट स्टील्स होते हैं, उनका जिनमें कार्बन का परसेंटेज कम होता है उनका वैल्यू जाएगा 0.33 के पास में। ठीक है, तो इसमें देख लो सबसे कम कौन सा है कास्ट आयरन में, तो सबसे कम कौन सा है 0.23 के नजदीक सबसे कौन है 0.235, अलग से दिख भी रहा था 0.235। तो ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आपको मैं बताऊं, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि किस मेटल के लिए पॉइजंस रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो एक अंदाजा जरूर आप लगाएंगे, क्योंकि कहीं भी किसी भी बुक में बहुत ही प्रिसाइसली ये नहीं दिया हुआ है कि किस मेटल के लिए कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर है? तो आज हम लोगों ने पढ़े 3 टॉपिक्स। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लीनियर स्ट्रेन के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा लैटरल स्ट्रेन के बारे में, फिर मैंने कई सारे केसेस बना के आपको दिखाया कि लीनियर स्ट्रेन कहाँ होता है और लैटरल स्ट्रेन कहाँ होता है। उसके बाद में हम लोगों ने पॉइजंस रेशियो की बात की और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा जहां पर एक नेगेटिव साइन को फार्मूले में इंसर्ट कराया गया। ठीक है, उसके बाद में पॉइजंस रेशियो की जो रेंज होती है वो रबर के लिए कितनी होती है, मतलब उसकी वैल्यू रबर के लिए कितनी होती है, और ज्यादातर मेटल्स के लिए पॉइजंस रेशियो की जो रेंज होती है वो कितनी होती है। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।